नमस्कार बच्चों। सुयस कोचिंग के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम 11th फिजिक्स के दूसरे वीडियो में 11th की फिजिक्स को आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले थोड़ा चर्चा ये बता दिया जाए कि 11वीं की फिजिक्स का जो पहला चैप्टर था जिसे हमने कल देखा था, थोड़ा चर्चा की थी उसके बारे में, उसका इंट्रोडक्शन, तो वो चैप्टर हम पूरा डिटेल में आगे पढ़ेंगे। उससे पहले फिजिक्स शुरू करने से पहले, भौतिकी शुरू करने से पहले 11th की, हम लोग थोड़ा सा कुछ जो मतलब भौतिकी में गणितीय अवधारणाएं प्रस्तुत की जाती हैं, उपयोग की जाती हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये कोई मतलब आपको बुक्स में ये कोई चैप्टर मिलेगा नहीं एनसीईआरटी की में, तो इसको हम लोग नाम देते हैं मूलभूत गणितीय अवधारणा या कि गणितीय भौतिकी। ठीक है ना। इसकी कुछ बेसिक्स बातें हैं, जैसे कि कुछ बीजगणितीय जो सूत्र थे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ये सब सूत्र आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा थोड़ा सा, है ना। पिछली कक्षाओं में था, उन्हें रिवाइज कर लीजिएगा। आज हम एक बेसिक चीज़ यानी कि सबसे पहले द्विघात समीकरण की चर्चा करेंगे। हालांकि ये भी 10th में बहुत डिटेल में आप लोगों ने पढ़ा था, लेकिन यहाँ से स्टार्ट करके हम आगे क्रमानुसार बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, कुछ आपको होमवर्क भी दिया जाएगा। तो आज सबसे पहले हम बात करते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होते हैं? ऐसे सभी समीकरण जिसमें, देखिए बिल्कुल बेसिक से चर्चा करें अगर 5 मिनट के अंदर, तो कुछ ऐसी चर्चा होगी हमारी कि समीकरण क्या है जिसमें दो पक्ष हों, दोनों पक्षों को बराबर, छोटा बड़ा या बराबर नहीं चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाए, समीकरण कहलाता है। इस समीकरण में दो प्रकार की राशियां होती हैं, चर और अचर राशियां। जैसे कि एक समीकरण हम लेते हैं ए एक्स प्लस बी वाई बराबर 0, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास दो प्रकार की राशियां हैं। पहला ग्रुप राशियों का क्या होगा, ए बी 0, और दूसरा ग्रुप क्या होगा, एक्स कॉमा वाई। इन दोनों की विशेषताएं क्या है? ए की जगह पर हम 2, 3, 4, 5 कोई भी निश्चित राशि ले सकते हैं, बी की जगह पर कोई इसी प्रकार की कोई निश्चित राशि होगी और शून्य का मान नियत है ना। तो पहले प्रकार की ऐसी राशियां हुई जिनका मान क्या रहता है, नियत रहता है। और दूसरे प्रकार की राशियां ऐसी हुई कि मान निकालने के बाद इनका मान हमें कुछ भी मिल सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, कुछ भी। तो किसी समीकरण में उपस्थित ऐसी राशियां जिनका मान नियत होता है उसे कांस्टेंट बोलते हैं, या अचर राशियां कहा जाता है। क्या बोला जाता है, अचर राशियां। और है ना, और जिनका मान नियत नहीं होता है, कुछ भी आ सकता है, हर समीकरण में बदलता रहता है, उन राशियों को हम लोग चर या वेरिएबल राशियां कहते हैं, है ना, क्वांटिटीज। तो किसी भी समीकरण में दो प्रकार की राशि मिलेंगी, चर और अचर राशियां। अब देखिए, इसमें से चर राशि की जो भी घात रहेगी, किसी समीकरण में चर राशि की जो भी अधिकतम घात रहेगी, जैसे यहाँ पे अधिकतम घात x की 1 है और y की भी क्या है, 1, तो इसकी अधिकतम घात क्या हो जाएगी, 1। तो जो भी किसी चर राशि की किसी समीकरण में अधिकतम घात होगी, उस घात को ही उस समीकरण की घात कहा जाता है। ठीक है। इस प्रकार से अगर किसी समीकरण में चर राशि की अधिकतम घात 2 हो, तो ऐसे समीकरण को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इस समीकरण में चर राशि आपका x है, तो यहाँ पे x की घात 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, मतलब x की घात 0 मानते हैं, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसलिए c इंटू 1 बराबर c आ गया है। तो यहाँ पे कितनी है x की घात 0, और यहाँ पे कितनी है x की घात, अधिकतम घात कितनी है, 2। ठीक है। तो किसी समीकरण में जो चर राशि की अधिकतम घात होती है वही उस समीकरण की घात कहलाती है। तो इस समीकरण में चर राशि की अधिकतम घात 2 है, इसलिए इस समीकरण को हम क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण।
आई बात समझ में? तो इसी प्रकार के द्विघात समीकरण की हम चर्चा करेंगे आज थोड़ा सा, जो कि 10वीं में बहुत डिटेल में पढ़कर आए हैं, लेकिन मूलभूत गणितीय अवधारणाओं के अंतर्गत इसको भी थोड़ा सा हम लोग रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको याद आ रहा हो तो इस प्रकार के समीकरण को हल करने के 3 अलग अलग तरीके हमने पढ़े थे वहां पे। पहला तरीका क्या था? गुणनखंड विधि। दूसरी थी सूत्र विधि, जिसमें हमने सूत्र क्या यूज किया था? -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ठीक है, और तीसरा सूत्र, तीसरा एक आपकी थी श्रीधराचार्य की विधि या पूर्ण वर्ग विधि, है ना? तो ठीक है, आपको ये बता दिया गया तो आपको याद आ गया होगा कि पहले हमने कैसे इन सवालों को हल किया था। यहाँ पे थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। आप याद करिए। अच्छा, इस सूत्र को हम लोग निकाल भी चुके हैं पहले, अगर जरूरत पड़ेगी आप लोग कमेंट में बताइएगा तो हम दोबारा भी आपको इसको निकलवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा हमने चर्चा किया था एक और चीज पर, विविक्त कर पर, जिसकी वैल्यू क्या थी? डी बी स्क्वायर माइनस 4ac। और डी के 3 मान हमने पढ़े थे कि अगर डी का मान 0 से बड़ा हो, सॉरी 0 से क्या हो? बड़ा हो, यानी कि इसका मान क्या आ जाए? धनात्मक। 0 से बड़ी कौन संख्या होती है? धनात्मक संख्याएं। तो अगर इसकी वैल्यू क्या हो? पॉजिटिव आ जाए या 0 से क्या हो? बड़ा हो, तब हमारे मूल वास्तविक होंगे और असमान होते थे। याद आया? अच्छा, दूसरा इसका कंडीशन हमने पढ़ा था, यदि d बराबर काहे के हो? 0 के, तब भी हमारे मूल क्या होते थे? वास्तविक और समान होते थे, यानी कि दोनों मूल क्या होते थे? बराबर। और तीसरा कंडीशन हम क्या पढ़े थे? यदि d का मान 0 से छोटा हो जाए या अथवा क्या हो जाए? निगेटिव, क्योंकि 0 से छोटी वही संख्या होती है जो ऋणात्मक होती हैं, तब हमारे मूल का क्या होते थे? काल्पनिक। ठीक है। अच्छा, मूल क्या थे? इस हमने आपको पिछले साल ये भी बताया था कि किसी भी समीकरण में जो अधिकतम घात होगी उसमें चर राशि के उतने ही मान आपको मिला करेंगे। तो यहाँ पे अधिकतम घात 2 है तो चर राशि के 2 मान मिलेंगे आपको, संभावित मान। इन्हीं दोनों संभावितों मान को हम क्या बोलते थे? मूल, जिन्हें अल्फा और बीटा से दर्शाते थे। तो जहाँ अल्फा बराबर क्या होता था आपका? -b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, और बीटा बराबर क्या होता था? -b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ठीक है ना? इसके बाद हमने मूलों संबंधित 2 और गुण पढ़े थे। पहला क्या था? मूलों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक है ना? और दूसरा हमने क्या गुण उसका पढ़ा था? मूलों का गुणनफल, वो क्या होता था? अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ठीक है, इतनी चीजें हमने पढ़ी थी। इसके अलावा एक छोटी सी बात और अपने दिमाग में रखिएगा आप, कि अगर हमें मूल दिए गए हों तो उसके द्वारा हम किस प्रकार से किसी वर्ग समीकरण को निर्मित कर सकते थे। तो इसका सूत्र हुआ करता था x स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, योग इंटू x प्लस मूलों का गुणन बराबर 0। ये आपका फार्मूला था। अगर इस फार्मूले में हम इन वैल्यूओं को रखें तो x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। या फिर अगर इनकी वैल्यू रख दी जाए ये, तो क्या हो जाएगा आपका? x स्क्वायर माइनस माइनस b/a इंटू x प्लस c/a बराबर 0। अब देखिए, इसके बटे में कुछ नहीं है तो एक मान लेते हैं, तो इन तीनों का एलसीएम कितना? अच्छा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? a। तो हमने तीनों का एलसीएम a ले लिया। एक से जब a को काटेंगे तो a बचेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ax स्क्वायर माइनस 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 प्लस a से a कट गया तो क्या बचेगा? bx प्लस a से a कट गया तो क्या बचेगा? c इक्वल टू 0। a का तिर्यक गुणा कर देंगे तो ax, सॉरी
ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो क्या आपको वर्ग समीकरण मिल गया, है ना। तो इस प्रकार से हम वर्ग समीकरण के बारे में इतनी चीज़ें पिछले साल पढ़ कर आए हैं। अब आगे देखने के लिए हम देखते हैं, पहले आप इसे पुश करके थोड़ा सा पूरा उतार लीजिए। हाँ तो बच्चों, अभी आपने द्विघात समीकरण का परिचय को रिवाइज किया, जो 10th में आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ कर आए हो। अब आगे का क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको हम पहला क्वेश्चन दे रहे हैं कि x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, इसे हल करना है आपको। तो आइए जल्दी में थोड़ा सूत्रविधि से हल करें। सबसे पहले तो इसे हम व्यापक समीकरण से तुलना करते थे। तो व्यापक समीकरण से तुलना करने पर a बराबर 1, b बराबर -5 और c बराबर हमें क्या प्राप्त हो गया, 6, है ना। तो इसका सूत्र क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपान 2a। ये सारे मान यहाँ पे उठा के रखिए अगर आप, तो x इक्वल टू क्या होगा, -5 प्लस माइनस अंडर रूट b का मान -5 है और इसका स्क्वायर लगा तो होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 1 है और c का मान कितना है, 6, और पूरे के बटे में 2 गुणे a का मान कितना है, 1। चलिए जल्दी से गुणा भाग कर लीजिए कैलकुलेशन। तो x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो +5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 25 माइनस माइनस प्लस, तो 25 माइनस 4 एकम 4, 6 चौको 24, पूरे के बटे में 2 एकम 2। तो x बराबर +5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 में 24 गए, 1 बचेगा बटे 2, अंडर रूट 1 का मान 1 ही रहता है। तो x बराबर 5 प्लस माइनस 1/2। अब इसके बाद हम लोग क्या करते थे, एक बार इसका प्लस चिन्ह ले लेते थे और एक बार माइनस चिन्ह। तो यहाँ पे प्लस चिन्ह लेने पर, यहाँ पे माइनस चिन्ह लेने पर, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 5 प्लस 1/2 इक्वल टू x इक्वल टू 6/2, तो x इक्वल टू 3। और जब हम ऋण चिन्ह लेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 5 माइनस 1/2 यानी कि x इक्वल टू 4/2, 2 2 जा 4, तो x इक्वल टू 2। तो इस प्रकार से हमारा दो मूल अल्फा बराबर 3 प्राप्त होता है और बीटा बराबर 2। तो क्या कुछ याद आया कैसे हम सॉल्व किया करते थे, ध्यान से देख लीजिए एक बार इसे और इसे नोट कर लीजिए। फिर आपके लिए एक होमवर्क है जिसे आप सॉल्व करके तुरंत ही इसका आंसर कमेंट में मुझे दे दोगे, जिसका भी आंसर आता है, और नहीं भी आता तो आप कमेंट में आप मुझे आंसर भेजोगे, तो इसके आधार पर मैं डिसाइड करूंगा कि किसका आंसर सही है किसका गलत है। तो आपके लिए पहला क्वेश्चन है, x² माइनस 9x प्लस 14 इक्वल टू 0, इसमें आपको x का मान ज्ञात करना है। ये आपका होमवर्क है, जल्दी जल्दी इसे सॉल्व करके आप लोग मुझे आंसर भेजें, ठीक है। अगले भाग में बच्चों हम लोग थोड़ा सा लघुगणक की चर्चा करेंगे, केवल आज इसका इंट्रोडक्शन करवाया जाएगा, इसके सवाल हम आपको कल सॉल्व करवाएंगे। तो लघुगणक, लघुगणक क्या है बच्चों, दरअसल आप बस शुरुआत के लिए इतना समझ लीजिए कि लघुगणक, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं लघुगणक, लघुगणक घात ज्ञात है, मतलब किसी भी चीज की घात को लघुगणक कहा जाता है। कैसे, आइए समझते हैं। अगर मान लीजिए हम लिखते हैं a की पावर x बराबर b, एग्जाम्पल के तौर पर 2 की घात 3 बराबर 9 होगा ना, 2 का 3 बार 8, 2 का 3 बार आप गुणा करोगे तो 8 आएगा ना, 2 दूना 4, 4 दूना 8। तो क्या इसी टाइप से ये दिख रहा है। तो अगर हमारे पास ये संख्या और ये संख्या हो तो इसकी कितनी घात करने पर हमें ये संख्या प्राप्त होगी, यही क्या होता है, लघुगणक, है ना। तो इस प्रकार से अगर लिखा जाए तो इसे हम क्या बोलते हैं, घात के रूप में। पर अगर इसे लघुगणक के रूप में लिखना हो तो कैसे लिखा जाएगा, लघुगणक को हम लोग लॉग लिखते हैं,
एक्चुअली इंग्लिश में इसे लॉगरिदम, लघुगणक को लॉगरिदम बोला जाता है, इसीलिए उसका शॉर्ट फॉर्म हम लॉग का यूज करते हैं, ठीक ना। तो लॉग, ये इसका आधार क्या था, a था, तो आधार को हमेशा यहाँ पे लिखा जाता है ना। और किसका लॉग ले रहे हैं, जो हमारा आंसर आया था यहाँ पे, उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं b को, बराबर जो भी घात थी वो ये। तो ये हुआ इसी चीज़ का लघुगणक रूप, और ये क्या है, घातीय रूप। ध्यान से देखिएगा, फिर से एक बार समझ लें इस चीज़ को, तब आगे का सवाल हल करने जाएं कि अगर हमारे पास a की घात x बराबर b दिया गया है, तो इसको हमें लघुगणक के रूप में अगर लिखना होगा तो सबसे पहले हम लॉग में आधार में किसको लिखेंगे, जो भी यहाँ पे आधार रहेगा आपका, उसे आधार को यहाँ पे लिखा जाएगा, और जो इसका मान आया था b को, उसका हम लघुरिदम, लघुगणक लेंगे, है ना। तो जिसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी जितनी भी घात की वो इसका मान आ जाया करेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इसी को अगर हमें लघुगणक के रूप में, लॉगरिदम के रूप में लिखना हो तो कैसे लिखोगे, सबसे पहले तो आप लॉग लिख लोगे, है ना। लॉग लिखने के बाद आप इसका आधार पहले देखोगे, तो आधार कितना है, 2, तो आधार को कहाँ पे लिखा जाएगा, यहाँ पे, है ना। उसके बाद जो भी इसका मान आया था उसका हम क्या लेंगे, लॉग। तो मान क्या था 8, तो 8 का हमने लॉग ले लिया, कितने आधार पर, 2 आधार पर। तो इसका मान कितना आएगा, इसके घात के बराबर, तो ये मान कितना आ गया आपका 3। तो सबसे पहली चीज़ लघुगणक में आप लोगों को यही सीखना है बच्चों कि किस प्रकार से हम अगर घात के रूप में कोई संख्या दी गई है ना, तो उसको कैसे हम लघुरिदम के रूप में लिखेंगे, या लघुरिदम के रूप में लिखा गया है तो उसे हम कैसे घात के रूप में लिख लेंगे। तो आइए एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं, लॉग के रूप में लिखी गई चीज़ को घात के रूप में हम कैसे लिख लेंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि log 3 बेस 9 इक्वल टू 2, इसे हम घात के रूप में कैसे लिखेंगे। तो जैसा आपने इसे देखिए, अभी शुरुआत में आप लॉगरिदम को बड़े आराम से सॉल्व करिएगा, कोई भी जल्दबाजी ना करिएगा, तभी सही आपको समझ में आएगा। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले आप देखो जो भी आधार होता था उसे हम यहाँ पे लिखते थे, ये देखिए यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे जो भी संख्या होगी वो हमारे आधार होगी, तो सबसे पहले आप आधार को लिखिए, है ना। और बराबर में करके जिस चीज़ का हम लॉग लेते थे उसे यहाँ पे लिखते थे, तो बराबर में करके लॉग लेने वाली संख्या को आप लिख दीजिए 9, और जो भी हमारा आंसर आ रहा है उसको हम आधार के घात के रूप में लिख देते हैं। तो ये बन गया हमारा घातीय रूप, है ना। यानी कि इस प्रकार से आप लॉगरिदम से घातीय रूप लिख सकते हो और घातीय रूप से लॉग को लिख सकते हो, ठीक ना। आइए कुछ आपके लिए होमवर्क है, जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में दोगे, या कि व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में एक कॉपी में सॉल्व करके उसका आंसर नंबर वाइज आप लोग फ़ोटो खींचकर वहाँ पे मुझे भेज दोगे अपना नाम लिखकर, है ना। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं, 3 का क्यूब बराबर 27, इसको लॉग के रूप में लिखना है आपको। एक और भी ले लीजिए, 2 की घात 2 बराबर 4, इन दोनों का आपको लॉग रूप लिख कर देना है। और लॉग रूप के लिए 2 क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। क्वेश्चन लॉग के रूप में हम लेते हैं, पहला हमने आपको लिख के दे दिया log 5 बेस 25 इक्वल टू 2, इसे आपको घात के रूप में लिखना है ना। और दूसरा आप ले लीजिए log 7 बेस 343 बराबर 3, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हैं, जिसका आंसर आप तुरंत ही हमें कमेंट के रूप में दीजिए, ताकि आगे की भी पढ़ाई चल सके। तो इस प्रकार से लॉगरिदम की स्टार्टिंग हुई। मैं आज आपको लॉग के कुछ फार्मूले भी दे रहा हूँ, जिसे आप लोग आज याद कर लीजिएगा, ताकि कल इससे जुड़े हुए सवाल आसानी से आप लोग लगा सकिए। सबसे पहले log m टू द पावर n। अच्छा, अगर आधार कुछ नहीं लिखा गया है लॉग का, तो आधार क्या माना जाता है, 10, ये याद रखिएगा, है ना। बाकी चर्चा हम लोग कल करेंगे इसके बारे में बहुत डिटेल में, लेकिन ये सूत्र आप आज याद कर लीजिएगा। log m की पावर n बराबर n log m, ठीक है, बड़ा ही सरल फार्मूला था। दूसरा log m इंटू n बराबर log m प्लस log n, ठीक ना। और तीसरा फार्मूला आपके लिए होगा log m अपान n बराबर log m माइनस log n।
मेनली 3 फार्मूले हैं जो सर्वाधिक यूज होते हैं लॉगरिदम में। इन तीनों फार्मूलों को आज आप लोग अगर याद कर लेते हो तो कल के सवाल बड़े ही आसान आप लोगों को लगेंगे। अच्छा, ये फिजिक्स की शुरुआती क्लासेज हैं, तो शुरू की 2-3 क्लासेज आपकी छोटी छोटी ही होंगी, जिसके आधार पर आपको होमवर्क ज़्यादा रहेगा और अपने से ज़्यादा काम करना होगा। तो इनको करते जाएंगे तो हम धीरे धीरे क्लास का टाइमिंग आपका बढ़ाते चले जाएंगे। चलिए ठीक है।